Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is process of staffing. Process means a series of steps that is used in doing any activity. So here are the steps which are involved in the staffing. The first step is estimating the manpower requirement. In staffing, the first step is estimating the manpower requirement. Means कि हमें कितनी मैन पावर की जरूरत है. सबसे पहले हमें इस चीज को एस्टिमेट करना है कि हमारे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, द नीड फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल इज एस्टिमेटेड एंड फॉर दिस 2 points are to be considered. One is type of employees and the second is number of employees. मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते वक्त हमें दो बातों को ध्यान में रखना है. वन इज टाइप ऑफ एम्प्लॉइज एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. टाइप ऑफ एम्प्लॉय मीन्स द क्वालिफिकेशन और स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. एक जॉब पे, जिस जॉब के लिए हम अपने एम्प्लॉइज को ढूंढ रहे हैं, उस जॉब पे कितनी क्वालिफिकेशन की और किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. हमें ये देखना है कि कैसी स्किल्स और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के एम्प्लॉइज चाहिए, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज. सेकेंड इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. सेकेंड चीज जो हमें एस्टिमेट करनी है वो है कि कितने लोग चाहिए, कितने एम्प्लॉइज चाहिए. अब इसके लिए हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है. वन इज द वर्कलोड एनालिसिस एंड द सेकेंड इज वर्कफोर्स. वर्कलोड एनालिसिस मीन्स कि हमारा टोटल वर्कलोड कितना है, ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क करना है, कितना टोटल वर्क है, हमारा काम कितना है. ठीक है. फिर हमें क्या एनालाइज करना है, वर्कफोर्स. वर्कफोर्स मीन्स कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एट अ प्रेजेंट कितने एम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमें और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. ऐसा हम इसलिए करते हैं. हम ये देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं और हमें और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट चाहिए. इससे हमें ये पता लग जाता है कि और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें चाहिए. तो इस चीज में, इस स्टेप में हमें दो चीजें एस्टिमेट की कि किस तरह के एम्प्लॉइज चाहिए और कितने एम्प्लॉइज चाहिए. ठीक है. सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. ऊपर हमने बात की कि हमें एम्प्लॉइज की क्वालिफिकेशन और स्किल्स को देखना है कि इस जॉब पे हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एम्प्लॉइज की और क्या स्किल्स चाहिए उस पे. अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉइज को सर्च करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को सर्च करते हैं, जो लोग हमारी जॉब के लिए फिट बैठते हैं. सिर्फ सर्च नहीं करना रिक्रूटमेंट में, हमें उनको स्टिमुलेट करना है, उनको इनकरेज करना है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. एक जॉब के लिए, जो हमारी जॉब निकली है, जो पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए वो अप्लाई करें. अब ये रिक्रूटमेंट, आप कई सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के जो हम यूज करते हैं. एडवर्टाइजमेंट दे के न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड यू हैव टू स्टडी इट इन detail in the next topics. Third point is selection. The third step in the staffing is selection. अब हमने एम्प्लॉइज को इनकरेज किया, उनको स्टिमुलेट किया कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए रिक्रूटमेंट के अंडर. अब लोग अप्लाई करेंगे, आपको अपना बायोडाटा सेंड करेंगे, आपको अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे और उसके बाद आप उनका वो रिज्यूमे चेक करेंगे, देखेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्शन में यही होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. आपकी रिक्रूटमेंट की आपने, तो काफी सारे लोग आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हैं, अपना डाटा सेंड करते हैं. उसमें से आपको सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन के अंदर. ठीक है. किस बात को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन अ माइंड द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क. आपके वर्क का नेचर कैसा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए और उस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको एक
बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है सिलेक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन के बाद हमारा आफ्टर सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। In selection, you have selected the candidate out of a large number of candidates. After that, you have to place the candidate, that selected candidate on a job. उसके बाद आपने जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसको जॉब पे प्लेसमेंट देनी है। जिस जॉब के लिए उसको आपने सिलेक्ट किया है उसको उस जॉब पे अपॉइंट करना है, उसको प्लेस करना है, प्लेसमेंट करना है। देन एक चीज और है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स introducing the employee, introducing the selected candidate with the company's rule and regulation, introduce him to his superiors, to his subordinates and colleagues. Orientation के अंदर आपने इसकी प्लेसमेंट कर दी पहले, फिर आपने उस कैंडिडेट को अपनी कंपनी के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उससे इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अपनी कंपनीज के बारे में। उसके जो भी सुपीरियर्स हैं, उसके जो बॉस हैं, उसके नीचे काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके साथ काम करने वाले सेम लेवल पे उसके जो कोलीग्स हैं, उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, देन आफ्टर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अंडर दिस ट्रेनिंग एंड development are given to the employees. Under this step, training is given to the employee and their development is done. Training means it refers to the process of improving the current job performance. जिस जॉब पे वो काम कर रहे हैं उसकी करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं ताकि इसके वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन फॉर द फ्यूचर स्किल्स। हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी फ्यूचर की स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मतलब उसको फ्यूचर के लिए तैयार करना है कि वो फ्यूचर में और बेटर वर्क कर सके हमें डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब ट्रेनिंग दे दी, डेवलपमेंट दे दी, हमने इसकी डेवलपमेंट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अंडर दिस स्टेप the actual performance of the employees are evaluated. उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। हाउ? इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीन्स द वर्क असाइन टू हिम, जो वर्क उसके लिए सेट किया गया था, ठीक है, उसके साथ उसकी रियल वर्क को कंपेयर किया जाता है कि उसने रियल वर्क उससे ज्यादा किया है या उसके इक्वल किया या फिर उससे कम किया, उसको कंपेयर किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंडर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। एट दिस स्टेप एम्प्लॉइज आर प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ऊपर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे हमें अपने एम्प्लॉइज को प्रमोट करना है। किस पे? हायर रैंक पे। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टैंडर्ड से ऊपर है, तो फिर हमें उसको हायर पोस्ट पे प्रमोट करना चाहिए, इससे वो मोटिवेट होगा। देन द लास्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स गिविंग कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। अंडर दिस a right amount of compensation is fixed according to the contribution of employees in the organization. एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमें उसको एक राइट अमाउंट ऑफ सैलरी देना है, एक राइट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज वाइडर देन द सैलरी, इट इंक्लूड्स बोथ थिंग, डायरेक्ट पेमेंट्स एंड इनडायरेक्ट पेमेंट्स। It includes both direct payments, salary, and indirect payment like insurance, medical facilities, educational facilities to their children, and so on. Remuneration में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। तो स्टाफिंग में हमें कुछ एक चीज इंक्लूड नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन इंक्लूड नहीं है, काफी कुछ इंक्लूड है। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी इंक्लूड है, उसकी प्रमोशन, उसकी कैरियर प्लानिंग भी इंक्लूड है। I hope you understand the process of staffing. Thank you very much. Goodbye and take care.